हेलो दोस्तों। तो आज हमने बायोलॉजी का फुल बायोलॉजी खत्म की हुई थी और हमने सारे सेट फ्री कर दिए। मैंने तुम्हें पहले भी अनाउंस किया हुआ है वीडियो के थ्रू, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना यार हम पहला सेट मेरी तरफ से शुरू करें। मेरी तरफ से शुरू करने का रीज़न ये है कि ताकि जो भी क्वेश्चन आए मैं उसको अपनी अप्रोच से समझा सकूं और टाइप ऑफ या फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें पता लग सके, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि आज हमने बायोलॉजी पढ़ी है, तो बायोलॉजी के 4 चैप्टर है, ठीक है, 5 चैप्टर मतलब। तो 4 चैप्टर उनमें से 4 कराऊंगा मैं, ठीक है। तो हम सबके फर्स्ट सेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेट कंप्लीट करने से होगा ये कि जितने भी तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं तुम्हें बता पाऊंगा। अब सारे क्वेश्चंस या फिर सारे सेट्स कराना, सारे सेट अवेलेबल है, फ्री है, सब कुछ तुम पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे थ्रू कराना वो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे काम करता हूँ और पहले एमसीक्यूज पे काम करते हैं, सही रहेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले एमसीक्यूज को टारगेट करते हैं और फिर जाके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं हर क्या नाम है चैप्टर का पहला सेट फ्री क्या नाम है समझाने वाला हूँ। जो फ्री सेट है वो मैं समझाने वाला हूँ, जिससे कि तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और हम आगे कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ऑप्शंस पे ही फोकस करूंगा ताकि तुम्हें वैरायटी ऑफ जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे तुम्हें ओवरऑल पूरा एक चैप्टर एक तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं यार, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस से शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस का सेट 1, ठीक है, हीरा, ठीक है। इसको थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं दोस्तों, चलो, ठीक है। तो ये सेट 1 है, ठीक है। सेट 1 में पहला करते हैं रूट्स ऑफ द प्लांट। थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा जल्दी समझ में भी आए, ठीक है। और ये जल्दी छोटा ज़्यादा लंबी वीडियो ना बन पाए, तो जल्दी खत्म हो जाए। रूट्स ऑफ द प्लांट, सॉइल थ्रू प्रोसेस। प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब किसके थ्रू करते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ठीक है। वो खींचते हैं, ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो आंसर होता तो ट्रांसपिरेशन लिख देते हैं, लेकिन अभी है, ठीक है। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया करता नहीं है। स्यूडोपोडिया इज अ फॉल्स फीड। क्लोरोप्लास्ट खाना बनाने में मदद करता है, एनर्जी जनरेट करता है एरोबिक कॉलोमी। तो आंसर हो नहीं सकता, इसका आंसर हो गया ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स होता तो ट्रांसपिरेशन होता, ठीक है, और फूड वैक्यूम। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। देखो यार, ये माउथ के पास दिखाई दे रहा है, माउथ के पास दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब अमाइलेज होगा ये, ठीक। और सेकंड वाला मेरे को स्टमक के पास दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस में से कोई होगा। थर्ड वाला इधर की तरफ है, तो इसका मतलब ये गॉल ब्लैडर के एरिया हो सकता है या फिर पेनक्रियास का एरिया हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला वाला अमाइलेज बिल्कुल सही है, दूसरा वाला पेप्सिन बिल्कुल सही है, तीसरा वाला ट्रिप्सिन, इसके अलावा ऑक्सीडेज हो नहीं सकता, कार्बोहाइड्रेट कुछ है नहीं, पेप्सिन वाला तो एरिया है नहीं वो, तो इसका मतलब ये हो गया इसका आंसर, ठीक है भाई। एमसीक्यूज का मतलब ये नहीं होता कि हर बार सही बताना है, कई बार ये होता है कि आपको गलत एलिमिनेट करके सही ढूंढना है। हर बार आपको आंसर नहीं पता हो सकता, ठीक है। हर क्वेश्चन में टाइम लगेगा, किसी में ज्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा, उस हिसाब से देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। आगे सुनो, ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट। अरे भाई, 4 चैम्बर का हार्ट है, लेफ्ट, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड है ये दोस्तों, राइट हैंड साइड है। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वॉल, यहाँ पे होती है ट्राइकस्पिड वॉल, तो राइट हैंड साइड, राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होती है, ये तो आसानी से बता सकते थे। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन लीव्स थ्रू स्टोमाटा फॉर द पर्पस ऑफ। बहुत सारी गैसेस एक्सचेंज होती है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। थोड़ा देखो क्वेश्चन ना, कई बार मैं इसके अंदर ऐसे डाले हुए हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करे तुम्हें, जिससे थोड़ा टाइम खींचे, वो टाइम लगवाए, तो एक है, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें मेन फोकस पॉइंट्स पे फोकस करना है कि आप क्या बोल रहे हो। बहुत सारी गैसेस एक्सचेंज होती है लीव्स के थ्रू स्टोमाटा फॉर द पर्पस ऑफ। स्टोमाटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज क्यों होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अंदर क्या बताऊंगा यार, है। लेकिन देखो इसका क्वेश्चन देखो, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर स्टोमाटा, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने के लिए तो काम करता है, ये भी सही है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा तभी तो ग्लूकोज बनेगा, ये भी सही है। और जनरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ये भी सही है। देख रहे हो, इस क्वेश्चन के अंदर तीनों सही है, और सॉरी चारों सही है। लेकिन हमें, मैंने बोला ना, हमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर ढूंढना होता है एमसीक्यूज का मतलब, ठीक। लेकिन तो ये सारे काम देखोगे अगर ध्यान से, तो ये सारे काम फोटोसिंथेसिस में कवर हो ही जाएंगे, तो सीधा सीधा आंसर फोटोसिंथेसिस है। इसमें क्या दिमाग लगाना है, समझ में आ रहा है लॉजिक? भाई लॉजिक बहुत तगड़े लगाने पड़ेंगे तुम्हें। चलो चलो, विच ब्लड वेसल हैव हाई ब्लड प्रेशर? भाई हाई ब्लड प्रेशर, वेसल का मतलब 2 तरह की वेसल, एक होती है आर्टरी और दोस्तों एक होती है वीन। ज्यादा प्रेशर आर्टरी के पास होता है क्योंकि इसको ब्लड मिलता है हार्ट से ब्लड मिलता है, तो हार्ट पहले से ज्यादा प्रेशर के साथ देता है, तो आर्टरी को हायर स्ट्रेंथ का होना चाहिए। वीन तक कोई प्रेशर बचता नहीं, तो वीन अगर पतली सी होगी तभी काम चल जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया? आर्टरी का हाई ब्लड प्रेशर, सही बात, बी आंसर हो गया इसका। द शेप ऑफ गार्ड सेल्स एक्सचेंज, सॉरी, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्रोटीन, कहां से आ गया? टेम्परेचर की वजह से भी नहीं होता। अमाउंट ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात, सी है इसका आंसर।
स्टोमाटा की जो शेप होती है कैसे चेंज होती है, अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से। जैसे स्टोमाटा ऐसे है, पानी आ जाएगा, गार्ड सेल्स में भर जाएगा, गार्ड सेल्स स्वेल कर जाएंगे और ये ओपन हो जाएगा। पानी जाएगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से, ये श्रिंक हो जाएंगे गार्ड सेल्स और ये बंद हो जाएगा। उल्टा मत कर देना, ठीक है। तो वाटर कंसंट्रेशन भी ऐसा होता है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कंटेन ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें से कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है? तो यार सिंपल सा लॉजिक है, ये रहा हमारा हार्ट है ना, ये रहा लंग्स, ठीक है। लंग्स से ब्लड जाता है इधर, इधर जाता है बॉडी के पास, बॉडी के पास जाता है तो आर्टरी लेकर जाती है, लेकिन जो लेकर जाता है वो होता है पुल्मोनरी वीन। पुल्मोनरी वर्ड लगते हैं, नाम उल्टा हो जाता है ना। यहाँ से कौन लेकर आएगा? पुल्मोनरी आर्टरी। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमेशा किसके पास होता है? पुल्मोनरी आर्टरी के पास। अरे आंसर ही नहीं है, इसको आर्टरी कर दो यार, ठीक है। सॉरी, ये मैंने बनाया होगा तभी दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो इसको कर दो, इसको कर दो, तुम्हारी मर्जी है। पुल्मोनरी आर्टरी आंसर, लेकिन इसका समझ आ गया मैंने क्या बोला, ठीक है। आगे देखो टीम गलती नहीं करती, मैं ही करता हूँ गलती है यार, है ना। चलो, लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है भाई? सारा खाना तो एब्जॉर्ब कर लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही काम है, डेट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डी आंसर है इसका, क्लियर है बात, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ पानी एब्जॉर्ब होता है। प्लांट यूज एनर्जी एटीपी टू अकम्प्लिश द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तुम्हें पता है अच्छी तरह, पानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जाइलम की, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन फूड ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम की जरूरत पड़ती है। फ्लोएम का जो ड्राइविंग फोर्स है वो है ट्रांसलोकेशन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन, या फिर ट्रांसलोकेशन भी बोल सकते हो, और वो डायरेक्टली एटीपी यूज करता है। तो ये फूड के साथ रिलेट हो गया ना यार, है ना। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, उसने बोला नहीं फ्लोएम, फ्लोएम बोले बिना उसने क्वेश्चन समझा दिया और फूड के क्वेश्चन बना दिया, है ना। तो इसे तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एटीपी यूज करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस रिलेटेड है फ्लोएम से, और फ्लोएम इज रिलेटेड टू खाने का ट्रांसपोर्ट। आंसर हो गया, ठीक है, डी आंसर है इसका। आगे समझ आया? रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बच्चा बता देगा तो हीमोग्लोबिन है इसका आंसर, है कि नहीं। आगे देखो, टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ अमीबा आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अभी तो बताया ऊपर, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसकी वजह से वो चलता है, स्यूडो मतलब नकली, पोडिया मतलब लेग्स, फॉल्स फीट नकली पैर। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप का हमारा जो माउथ में यहाँ पे जो खाना पाइप होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ना, जिससे खाना धीरे धीरे जाए और ब्लॉकेज ना हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्लियर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब्ड। अच्छा, पहले बाहर टूटता है फिर रीएब्सॉर्ब किया जाता है। तो इसका आंसर, एक सेकंड, मशरूम देख रहे हो, मैंने भी क्या गलती करी है, मशरूम पढ़ते ही आंसर लगाने लग गया गधों की तरह। तो पहले पूरा आंसर पढ़ो भाई, ठीक है। तो सुनो, मशरूम तो सही है यार, ग्रीन प्लांट्स से खाना बनाते हैं, ये कैसे हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट मशरूम, ये बिल्कुल सही है, लेकिन और भी पढ़ लेते हैं। पैरामीशियम अमीबा, कैस्केटाइजा पैरासाइट, ये सब पैरासाइट, तो पैरासाइट तो खाना चूसते हैं। तो भाई सिंपल आंसर इसका ये हो गया, ठीक है। देख रहे हो, मैं जल्दबाजी के अंदर मैं भी गलत कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा यार थोड़ा, कि भाई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सीलिया मूवमेंट में मदद करता है, फ्लैजेला मूवमेंट में मदद करता है, एल्वेओलाई एरिया बढ़ाता है, विलाई इसका डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो अब तो बोलोगे भैया सरफेस एरिया के लिए तो विलाई और दोनों काम करते हैं, है ना। मतलब ये कि सरफेस एरिया बढ़ाने में तो विलाई भी काम करता है, एल्वेओलाई भी काम करता है, क्योंकि एल्वेओलाई रिलेटेड है लंग्स से और विलाई रिलेटेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से। लेकिन एक तो देखो समझो जरा, एल्वेओलाई का ना एक और काम है, वो ना गैस एक्सचेंज में मदद करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से ज्यादा उसका काम है ये। तो इसीलिए समझ रहे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो गया कि भाई विलाई के बारे में ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट आंसर ढूंढना है हमें। मैंने बोला ना तुम्हें, मोस्ट एक्यूरेट आंसर ढूंढना होता है भाई, तो इसीलिए तब जाके तुम्हारा आंसर चलेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर ढूंढना होता है। आगे देखो, डबल सर्कुलेशन, ठीक। डबल सर्कुलेशन का, डबल सर्कुलेशन है तो सिंगल तो काट ही दो, ठीक है। तो 2 टाइम फ्लो ऑफ ब्लड टू हार्ट एंड लंग, 2 टाइम फ्लो ऑफ ब्लड हार्ट टू एंड सिंगल टाइम क्यों आएगा यार, आंसर बी है। 2 टाइम ब्लड फ्लो करता है हार्ट के पास और 2 टाइम लंग्स के पास, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, क्लियर है दोस्तों। हाउ डू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कंट्रीब्यूट टू डाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक अभी तो बताया, एलिमेंट्री कैनाल क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट धीरे धीरे खाने को नीचे भेजता है, पुश फॉरवर्ड फूड रिदमिकली, धीरे धीरे रिदम से खाने को नीचे 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 भेजता जाता है कि नहीं, ठीक है। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड वगैरह गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में तो हम एक्सपर्ट है भाई। माउथ, स्टमक, माउथ से पहले फूड पाइप, फूड पाइप से स्टमक, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, बी एस का आंसर, ठीक है। क्यों?
क्योंकि पहले माउथ से ओजोफेगस में, ओजोफेगस मतलब फूड पाइप, ठीक, तब जाके आगे बढ़ेगा वो। What substance is selectively reabsorbed as a urine flows through the nephron tube? ठीक, कह रहा है कि कौन से सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट, ग्लूकोज, नाइट्रोजनस वेस्ट। अरे भाई साहब, वेस्ट प्रोडक्ट तो खुद ही फेंकने, तो रीअब्सॉर्ब क्यों होंगे? नेफ्रॉन ट्यूब मतलब हेलनेस लूप, उसको रीअब्सॉर्ब क्यों करेगी? दूसरा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। नाइट्रोजनस वेस्ट तो फेंकने हैं भाई, सेल थोड़ी जाते हैं जो रीअब्सॉर्ब होंगे, सेल एक्सक्रीट आउट ही नहीं होते, रीअब्सॉर्ब की तो बात ही दूर है। तो ये सारी चीजें फेंक दी जाती है पहले नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस हेड के थ्रू, फिर उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है अगर उनकी जरूरत है तो। आंसर नंबर बी। क्लियर? आगे, हाउ इज द ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज बाय फ्लोएम टिश्यू ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन? कह रहा ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे इंक्रीज किया जाता है? बाय रिलीजिंग वाटर वेपर? नहीं भाई, वाटर वेपर कहाँ से आ गया? ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग मिनरल्स। वाटर वेपर का काम नहीं है, मिनरल्स जाइलम काम करता है। पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर और फ्लोएम, तो मिनरल का काम तो जाइलम से रिलेटेड, गलत हो गया। बाय क्रिएटिंग एंड सक्शन, जाइलम का काम है, इसका आंसर सी। वैसे भी आंख बंद करके ही बता देता, क्योंकि अभी ऊपर ही बताया था एटीपी इज रिलेटेड टू फ्लोएम, है कि नहीं? तो इसका आंसर हो गया सी। क्लियर है दोस्तों? चलो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दोबारा। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स, दिमाग लगाना, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स अ सिंगल नेफ्रॉन फ्रॉम अ मैमेलियन किडनी। आइडेंटिफाई द लेवल पार्ट्स मैच विद देम द फंक्शन ऑफ फर्स्ट टू फोर। कर लेंगे, चलो उसी की तरह अप्रोच यूज करते हैं, पहले डायग्राम बेस करा था। ए वाला एरिया क्या लग रहा है? ग्लोमेरुलस हेड लग रहा है, वाला एरिया हो गया। ये हेलनेस लूप हो गई, ठीक है। ई कलेक्टिंग ट्यूब, डी वाला एरिया भी हेलनेस लूप ही है यार, ठीक है। ओहो, सी वाला भी हेलनेस लूप ही है, वाह वाह वाह। थोड़ा सा तो लंबा हो गया भाई सब ये क्वेश्चन, क्योंकि हेलनेस लूप कई बार आएगा। तो चलो देखते हैं। साइट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, भाई साहब वो तो ग्लोमेरुलस हेड है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब बिल्कुल तगड़ा फिल्ट्रेशन, और वो सिर्फ एक ही बंदा करता है। कौन है? क्या नाम है? ग्लोमेरुलस हेड, क्योंकि बाकी सब तो रीअब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू एडी, अरे यार ये थोड़ा सा हायर क्वेश्चन बन गया। एडीएच क्या मतलब होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हायर क्वेश्चन बन गया यार ये, ठीक है। ये शायद टीम ने उठा के डाल दिया, मतलब मैं तो नहीं डालता, अब उनसे भी गलती हो गई, यस, और ना के लिए मुझे ब्लेम होता है ना। चलो कोई बात नहीं। द मेन साइट फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है, तो ये हो गया ग्लोमेरुलस हेड। यार एडीएस जो है ना, एडेनोसिन डाई, क्या नाम है, सॉरी एडेनोसिन कह रहा हूँ, बट एटीपी पे पहुंच गया था, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये पर्टिकुलरली सेंसिटिव होता है क्या नाम है, कलेक्टिव ट्यूब, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव ट्यूब और कुछ भी रीअब्सॉर्ब नहीं करती, वहां पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट कराता है, बहुत सारे काम कराता है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले वाले का तो हो गया ए, ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ। पहले वाले का तो हो गया ए, पर्टिकुलर सेंसिटिव वाले का होना चाहिए ई, और मेरे हिसाब से देखो इसका आंसर सिर्फ एक ही आ रहा है, दैट इज ए, ठीक। आगे बढ़ सकता हूं मैं, लेकिन वो जरूरत ही क्या है जब मुझे इतने पे समझ में आ गया। लेकिन मैं तुम्हें एक और प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। एडीएस जिसमें आ गया वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा हायर है, ठीक। चलो 11th का क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन गया ये, ठीक, ये तो इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है दोस्तों। आगे सुनो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अरे बच्चा बता देगा, तो 120/80 mmHg, ठीक है। 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, मतलब मीटर क्यूब, और एच का मतलब मरकरी का प्रेशर के अकॉर्डिंग नापा जाता है। विच इज नॉट एक्सक्रीटिंग वेस्ट बाय प्लांट, कौन सा प्रोसेस नहीं है जिससे एक्सक्रीट आउट नहीं होता? ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है, बिल्कुल सही बात है। गटेशन से भी वाटर लॉस होता है, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसलोकेशन से खाना ट्रांसपोर्ट होता है, और जो लीफ मर जाता है वो अपने साथ गंदगी लेकर जाता है। तो ये तीनों तरीके हैं वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकने के। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ट्रांसलोकेशन। ये तरीका नहीं है, उसने नहीं पूछा था, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ दोबारा, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा से जो वाटर लॉस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन है। गटेशन क्या होता है भाई? गटेशन का मतलब होता है एक पत्ता है या फिर कोई स्टेम है, उसको तोड़ दो, वहां पे धीरे धीरे पानी की ड्रॉपलेट इकट्ठे होने लग जाती है, वो गटेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो इस ट्रांसलोकेशन एक ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकने का तरीका नहीं है। तो इसका आंसर ये हो गया, क्लियर। हाउ डज मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम वेसल कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपिरेशन? क्या बोल रहा है भाई? मैं भी समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ते हैं। हाउ डज, चलो इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स, जब भी ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा हो, पेंसिल उठाओ, क्वेश्चन पेपर पे मेन पॉइंट्स को मार्क करो पेंसिल से, हाँ। चलो सुनो, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम वेसल, उसका पार्ट होता है, तो जाइलम कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपिरेशन। अच्छा, कह रहा है भाई मूवमेंट ऑफ वाटर जाइलम के साथ कैसे काम करती है, ठीक है, कैसे मदद करेगी उसकी। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, तो समझ में आ गया। बाय क्रिएटिंग अ सक्शन,
बाय रिलीजिंग वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा, बाय जनरेटिंग एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, बाय अब्सॉर्बिंग मिनरल फ्रॉम द सॉइल। भाई ये तो थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया बन गया भाई। चलो एक बार देखते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ पहले तो। मान लो फॉर एग्जाम्पल यार एक प्लांट है, ठीक, इसमें एक लीफ लगा हुआ है, ज्यादा क्लियर। इस लीफ को पानी चाहिए तो कैसे मिलेगा, तो नीचे जो रूट्स है, तो बेसिकली इसके पास एक क्या होगा, एक इस तरीके से एक जाइलम पाइप होगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसको पानी की जितना भी पानी इसने इवेपोरेट कर दिया, वहां पे पानी की कमी हो गई, ये पानी खींचेगा ठीक पीछे से। तो मान लो पानी यहाँ पे भरा हुआ था, यहाँ पे पानी खींचेगा, जहाँ पे पानी की कमी जैसी हुई है पीछे से खींचेगा, मान लो यहाँ से खींचा, यहाँ पे कमी हुई तो पीछे से खींचेगा, ऐसे करते करते रूट्स से पानी खींचा जाएगा, यही होगा, सही बात है। रूट्स से पानी ऊपर फेंका जाएगा, ठीक। अब वो ये तो बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपिरेशन, हाउ, ठीक है। तो हाउ डज, बाय क्रिएटिंग अ सक्शन, सक्शन तो नीचे होना चाहिए यार, ये तो गलत है। बाय रिलीजिंग वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा, अच्छा भाई सिंपल सा लॉजिक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा तभी तो पानी की जरूरत पड़ेगी। देख रहे हो क्वेश्चन कितना बढ़िया घुमा दिया इसने, मजा आ गया, ठीक है। तो जरूरत पड़ेगी, तो इसका सिंपल सा आंसर बाय जनरेटिंग एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तो गलत है। एनर्जी फोटोसिंथेसिस तब होगी ना जब पानी आएगा। एब्जॉर्बिंग मिनरल की बात नहीं चल रही, पानी की बात चल रही है, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि हम समझते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का काम तो बाद में होगा जब पानी आ जाएगा। मिनरल्स की बात चल नहीं रही है, पानी की बात चल रही है। सक्शन प्रोसेस तब होगा जब रूट्स में से पानी ऊपर जाएगा, तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। बाय रिलीजिंग वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा, पानी जब यहाँ से लॉस होगा तब ट्रांसपिरेशन होगा और तब जाके पानी नीचे से खींचा जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, हर बार आंसर नहीं ढूंढना होता, कई बार एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है, क्लियर। लेकिन इसका आंसर ना ए भी हो सकता है, तो अगर तुम्हारे को कभी ए लगे तो वो भी सही होगा। अब तुम बोलोगे दो आंसर क्यों बता रहे हो आप, तो कई क्वेश्चन में हम दो आंसर बताते हैं भाई, ठीक है, ताकि तुम्हारे को सिनेरियो से समझ में आए बाद में जब तुम एक्चुअल क्वेश्चन करोगे तो सिनेरियोज ऑब्जर्व कर सको, ठीक। याद रखना, अगर रूट वर्ड जोड़ देता ना तो मैं ये आंसर लगाता, ठीक है। तो अगर वो बोलते रूट से कैसे काम चल रहा है, अब इसने ट्रांसपिरेशन को अटैच करा स्टोमाटा के ऊपर वाले पार्ट से, तो इसलिए आंसर मेरा बी है, ठीक है भाई। एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूलाई कंट्रीब्यूट टू एफिशिएंट गैस एक्सचेंज, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, फिल्टर इंप्योरिटीज फ्रॉम द गैस एक्सचेंज। कह रहा है एल्यूलाई कंट्रीब्यूट कैसे करता है, अरे यार ये तो कभी बता देगा। इंक्रीज सरफेस एरिया, एल्यूलाई अभी तो बताया ऊपर, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है, और इसमें भी काम करता है, लेकिन इसका आंसर मेनली एल्यूलाई गैस सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। ये तो यार मैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब सब। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है कोई भी पैथोजन हमारे खाने के साथ जो आता है उस पर अटैक करना, और दूसरा एसिडिक एनवायरनमेंट बनाना ताकि पेप्सिन सही से काम कर सके, ठीक। ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट, एक्टिवेट्स सलाइवरी अमाइलेज, क्रिएट्स एन एसिडिक, सी आंसर, क्लियर है। आगे देखो, व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एक्सक्रीशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्सक्रीशन प्रोसेस की जरूरत क्यों है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट आउट क्यों करते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है भाई एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक। टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू सपोर्ट सेलुलर रेस्पिरेशन, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये तो गलत है। सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो सकता है क्योंकि एक्सक्रीशन प्रोसेस जब होता है ना यार, एक्सक्रीशन प्रोसेस जब होता है तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस मैकेनिज्म स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन मेन जो काम है एक्सक्रीशन का वो यही है। देख लेना आंसर, अगर जहाँ तक मुझे लगता है इन दोनों में से कोई एक ही लिखा होगा, ठीक है। अगर नहीं कोई भी नहीं लिखा तो आंसर तो यही है, ठीक। और दोनों में से कोई और लिखा होगा तो आंसर इसी को मानना, ठीक है। चलो, असर्शन रीजन आ गया भाई साहब। असर्शन रीजन करने के लिए वही तरीका यूज करेंगे जो मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, बनाई थी ना वीडियो प्रॉपर। क्या है कि भाई दो तरीके हैं, या तो असर्शन रीजन में ढूंढो सीधा सीधा, ठीक है, या तो असर्शन रीजन सीधा सीधा ढूंढो, या फिर पहले असर्शन पढ़ो रीजन खुद सोचो, या फिर बिकॉज वर्ड का यूज करो, है ना। मैं नॉर्मल अप्रोच यूज करूंगा पहले, फिर बाद में वो करेंगे, ठीक है। सुनो, रेजिन्स एंड गम्स, रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है। रेजिन्स और गम्स जो होते हैं, चिपचिपे पदार्थ जो निकलते हैं प्लांट्स, उसको रेजिन एंड गम कहते हैं। वो जो होते हैं वो ओल्ड टिश्यू में रखे हुए होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है बात। लेकिन रेजिन एंड गम फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, रेजिन एंड गम वहां पे रखे हुए होते हैं, अगर वो ये बोल दे कि क्यों रखे हुए हैं तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, सही बात है। लेकिन वो बोल क्या रहा है, रेजिन एंड गम फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कि भाई रेजिन और गम ये काम करते हैं, जो कि सही है, मतलब काम भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये अगर ये बता देता ना यार वहां से ही क्यों रिलीज होते हैं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाती। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, दोनों सही है, तो बी इसका आंसर हो गया,
क्लियर है? ठीक है, आगे देखो, इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। सही बात है भाई, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड अलग होना चाहिए, तभी तो इतने चैम्बर वाला हट दे रखा है, जरूरी है वो, ताकि टॉक्सिसिटी कम रहे। आगे, मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एंड दे डिपेंड ऑन अरे वार्म ब्लडेड इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करते, वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रेगुलेट करते हैं चीजों को। समझ में आया? कोल्ड ब्लडेड इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, तो गलत हो गया भाई। तो assertion is true, reason is false, आंसर is C। क्लियर है? आगे आंसर भी लिखे हुए लास्ट में, ठीक है? तो सुनो आगे देखो, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बना लेते हैं भाई, क्यों रिस्क लें। ये है आर्ट्रियम आर्ट्रियम, ये है वेंट्रिकल वेंट्रिकल। तो आर्ट्रियम आर्ट्रियम को सेपरेट करने के लिए इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है, सही बात है। वेंट्रिकल को अलग करने के लिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, सही बात है, लेकिन इसको सही से एक्सप्लेन नहीं करता। इसका आंसर हो गया 30 का बी, ठीक है? क्योंकि यार ये नहीं बताना ना कि सेपरेट क्यों करना है ना? अगर वो ये बोल देता कि इंटर आर्टिकुलर सेप्टम सेपरेट दिस एंड दिस टू सेपरेट ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, सही है, सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है? तो ये हो जाता है। बाकी यहाँ तक आंसर तुम्हारा समझ में आ ही गया होगा तुम्हें। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो डालो, 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर। हो गया, ठीक है? चलो, लंबी हो रही है वीडियो, थोड़ा जल्दी करेंगे यार। और चैप्टर 6, ठीक है, ये करते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। प्लांट्स की जो रूट होती है वो नीचे ही जाती है, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है वो। विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट सेल डिवीजन? सी फॉर सेल डिवीजन, सी फॉर साइटोकाइनिन, ये तो कई बार बता रखा है, फुल बायोलॉजी की एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, ठीक है? विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी? नर्वस सिस्टम के रिफ्लेक्स एक्शंस को कौन संभालता है? देखो इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड है तो आंसर से स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसमें क्या सोच चुका है, ठीक है? लास्ट वाला दिख रहा है ना, ठीक है, इसको नीचे रखते हैं यार। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स? भाई वॉलंटरी एक्शंस को कौन संभालेगा तुम्हारी बॉडी के अंदर? वॉलंटरी एक्शन को संभालता है सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से करने वाले काम, वो कौन सा होता है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट कौन है इनमें से? भाई सेरेब्रम, ओब्लोंगाटा और हाइपोथैलेमस तो मास्टर है, तो ये तो हो गए हिंड ब्रेन के पार्ट, तो आंसर होता है सेरेबेलम, आंसर इज सेरेबेलम, ठीक है? सेरेब्रम होता है इनवॉलंटरी एक्शन को संभालने वाला, इसने पूछा वॉलंटरी, तो इसका आंसर है सेरेबेलम, मतलब फोर ब्रेन। आगे सुनो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भाई इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट पूछा, इस पे तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड आर ऑफन कॉल्ड क्लाइंट्स ऑफ इमरजेंसी, इस पे आंसर ही लिख दिया यही आंसर है वैसे, क्योंकि पिट्यूटरी को ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी नहीं कहते, वो एड्रेनल ग्लैंड को कहते हैं। गलती से एडिटिंग में टीम ने देखा नहीं यार, कोई बात नहीं, इसका आंसर लेकिन वो है, तो वैसे भी इजी था ये, चलो ठीक है। लॉन्गेस्ट फाइबर इन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, न्यूरॉन का सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है? एक्सॉन यार, सबसे पहले डेंड्राइट होते हैं, फिर एक्सॉन होता है, फिर नर्व एंडिंग आती है ना, सबको पता है। विच ग्लैंड सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड और वो ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करता है, ठीक है? आगे सुनो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थायरोक्सिन इज इनकरेक्ट। दोबारा इनकरेक्ट। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन, सही बात है। थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, सही बात है। इट रेगुलेट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, सही बात है। मतलब हमारी बॉडी में क्या करता है? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को जहां जहां भी जरूरत है वहां पे भेजता है। आयरन इज एसेंशियल, अरे आयोडीन इज एसेंशियल, ये गलत है भाई, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड, ठीक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन? इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? आप इनमें से कौन सा बोलोगे कि रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? ब्लिंकिंग ऑफ आई, ब्लिंकिंग ऑफ आई तो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब अचानक से होने वाला काम, और ब्लिंकिंग ऑफ आई आप सोच के थोड़ी करते हो, अपने आप ही हो जाता है। और वैसे भी अचानक से कुछ हो तो एकदम से ब्लिंक करते हो आप, तो ब्लिंकिंग ऑफ आई। कफिंग भी, स्नीजिंग भी, शिवरिंग नहीं है भाई, शिवरिंग इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, आपकी बॉडी खुद स्टार्ट करती है उसको, बाहर से कोई एक्शन नहीं मिल रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं आता, ठीक है? इसका आंसर है शिवरिंग। विच ग्लैंड इज नॉन एज मास्टर? अभी बताया, पिट्यूटरी। और मास्टर मस्कुलर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस, ठीक है? मास्टर मस्कुलर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस, उसका आंसर पिट्यूटरी है, ठीक? आगे देखो, द केमिकल हार्मोन मैसेंजर्स रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड, कह रहा है केमिकल मैसेंजर रिलीज बाय एंडोक्राइन
जो केमिकल मैसेंजर्स एंडोक्राइन रिलीज करता है उसको क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं भाई, ठीक है। केमिकल मैसेंजर ना, केमिकल मैसेंजर हार्मोन्स, हार्मोन्स ही तो है केमिकल मैसेंजर, एक जगह से दूसरे जगह पे इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं। और एंडोक्राइन डक्टलेस होता है, तो वैसे आंसर हो गया, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? एक न्यूरॉन की एंडिंग और दूसरे की स्टार्टिंग के बीच में जो केमिकल्स काम करते हैं उनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्योंकि न्यूरॉन्स की इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक। केमिकल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं हार्मोन्स, ठीक, कंफ्यूज मत होना। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द्वारा इनकरेक्ट। इट इज अबाउट इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में गलत चीज बतानी है। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम पेनक्रियास, ये तो सही है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अरे यार ये गलत है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया? पी। क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी का काम है और हमें गलत ही बताना था, तो यही है आंसर। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। द डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट इज शोन इन फिगर इज ड्यू टू विच हार्मोन? ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट है वो ऑक्सिन की वजह से होती है यार, ये तो हर किसी को पता है ना। लाइट सेंसिटिव हार्मोन इज ऑक्सिन, और जैसे जैसे लाइट जहां पे जाएगी वहां पे प्लांट को मोड़ता जाएगा। क्लियर है? देखना जरा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट। बार बार इनकरेक्ट आ रहा है भाई, ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठे क्वेश्चन पढ़ते समय कि तुमको किस चीज पे ध्यान देना है, इसलिए बार बार ज्यादातर इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं। द कंप्लीट कोऑर्डिनेशन द ह्यूमन बॉडी इज अचीव्ड बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्किंग टुगेदर। कह रहा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल और एंडोक्राइन का मतलब होता है हार्मोनल सिस्टम एक साथ काम करते हैं, इसलिए होती है, सही बात है। The main center in the body for the coordination of the two systems of control is hypothalamus and pituitary, ये भी सही बात है। क्यों? क्योंकि hypothalamus is master of master gland जो ब्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है। पिट्यूटरी हमारी बॉडी में जो हाइपोथैलेमस है सारे सिग्नल लेके आगे पास ऑन करता है, सही बात है। आगे देखो, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन, ये भी सही है, ठीक है। हार्मोन मतलब हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज जस्ट प्रेजेंट, अरे किडनी के ऊपर एड्रिनल होता है, पिट्यूटरी तो यहाँ होता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट बताना था, डी इज इनकरेक्ट। क्लियर है? पोस्चर एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, पोस्चर एंड बैलेंसिंग इज इनवॉलेंट्री एक्शन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था इनवॉलेंट्री का मतलब हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन का पार्ट इन सब में से कौन है? सेरेब्रम है, मेडुला है और पोन्स वेरोली है, ठीक है। तो इनमें से एग्जैक्टली आंसर क्या निकल कर आएगा? इसका एग्जैक्टली आंसर निकल कर आएगा अरे सॉरी, सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ वो सेरेबेलम, इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या निकल जाएगा? सेरेबेलम। सॉरी मैंने सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज हो गया। सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन जो वॉलेंट्री एक्शन संभालता है, तो इनवॉलेंट्री अपने आप ही सेरेबेलम हो गया। क्लियर? माफ कर दो मुझे। Which of the following statement are true about the endocrine system? एंडोक्राइन के लिए बताना है, अभी बताया था डक्टलेस होता है, ये 2 मिनट पहले ही बताया डक्टलेस होता है, तो ये तो सही है, ठीक है। इस आर ट्रू बताना है, ठीक है। दे रिलीज देयर हार्मोन इन अ डक्ट, अबे भाई डक्टलेस है तो डक्ट में कैसे रिलीज करेंगे? दे प्रोड्यूस केमिकल मैसेजेस कॉल्ड हार्मोन, सही बात है। दे रिलीज देयर हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये भी सही बात है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ए हो गया इसका आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड टू इनहिबिट द ग्रोथ, इकलौता हार्मोन जो ग्रोथ को रोकता है कि नहीं? आगे सुनो। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। प्लांट की मूवमेंट होती रहे, इसका आंसर क्या होगा? कीमोट्रोपिज्म। ये तो मैंने तो पहले ही बता रखा है, ये तो मैंने चैप्टर 8 में मतलब रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाते समय बताया। विच नर्व ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स अ मसल सेल? कौन सी मसल वो नर्व इंपल्स होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच में काम करती है, ठीक है। तो कुछ भी बता दो, मोटर न्यूरॉन है इसका आंसर। क्लियर है? आगे सुनो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है यार? हाइट के लिए काम करना, टू डेवलप सेक्स ऑर्गन, टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, ठीक है। बी है इसका आंसर, ठीक है। सारे ऑर्गन्स के अंदर डेवलपमेंट में कंट्रोल कराना, ठीक है। आगे सुनो। अच्छा मैं सबका मतलब बता देता हूँ वैसे, ठीक है, सबके आंसर बता देता हूँ, ठीक है। डेवलप सेक्स ऑर्गन इन मेल्स, इसका होता है आंसर टेस्टिस, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ये तो हो गया पिट्यूटरी। रेगुलेट शुगर ये हो गया इंसुलिन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के लिए काम कौन करता है? थायराइड, ठीक है। कोई भी आंसर आएगा बता देना। आगे सुनो। ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ, अरे अभी बताया, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम मेल नहीं लिखा, टेस्ट लिखा, ये आंसर। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। क्लियर है बात? आसान सा क्वेश्चन। आगे देखो। द इमेज शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है भाई। Which of the following statement options shows the mechanism of traveling? अरे यार एरो बेस्ड क्वेश्चन तो हम एक्सपर्ट हैं।
भाई ओल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब गस्टेटरी इंडिकेटर का, ठीक है। पहले रिसेप्टर के पास ओल फैक्ट्री गस्टेटरी छोड़ो, रिसेप्टर पे ध्यान दो। रिसेप्टर से डेंड्राइटिक नर्व, फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग, फिर रिलीज ऑफ द सिग्नल डेंड्राइटिक टिप टू अनदर नर्व सेल। सही लग रहा है यार यही, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 22 का, है ना। पहले रिसेप्टर के पास गया, फिर डेंड्राइट के पास गया, डेंड्राइट से एक्सॉन के पास गया, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से अगला न्यूरॉन। सही है, ठीक है। उल्टा क्या होता, तो ये तो सही है। डेंड्राइट, डेंड्राइट से एक्सॉन, एक्सॉन से सेल बॉडी, एक्सॉन से पहले सेल बॉडी, उल्टा हो गया ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, गलत है। गस्टेटरी, फिर रिसेप्टर, सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर रिलीज टू द न्यू सिग्नल, डेंड्राइट, सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, ये भी सही है यार। डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडी, ये गलत हो गया, तो ये भी तो सही है। रिलीज ऑफ द सी, लेकिन तुम पहले ए आ गया तो पहले ए लगाओ, छोड़ो से, ठीक है। इसमें कुछ गलत होगा फिर। रिलीज ऑफ द सिग्नल डेंड्राइटिक टिप ऑफ अनदर नर्व सेल, ठीक है। वैसे ए और सी दोनों सही है इसके आंसर यार, ठीक है। लेकिन तुम ए लगाओ सी लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसे इसमें छोटी सी गलती हो गई है, इसमें एक पॉइंट आगे पीछे करने थे, फिर एक वर्ड बदलना था मुझे, लेकिन ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। आगे सुनो। द सेंस ऑफ स्मेल इज डिटेक्टेड बाय, सेंस ऑफ स्मेल इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर यार, ठीक। सेंस ऑफ टेस्ट इज क्या नाम, डिटेक्टेड बाय गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक। Which of the following is responsible for the regulation of sleep wake cycle? Sleep wake cycle का लिया तो हमें बच्चे से पता है भाई, pineal gland आंसर, ठीक है। Which of the following, बाकी सबका मतलब भी पता है तुम्हें। Which of the following is not a phenomenon that indicates movement due to growth in plants? Hydrotropism, chemotropism, movement of sunflower in response to day and night। अरे यार sunflower वाला। In a neuron, मैं इसका लॉजिक नहीं समझा रहा, क्या है समझाऊं इसका लॉजिक, ठीक है। ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है तो ये है, ठीक। In a neuron, conversion of electric signal to chemical signal occurs at, कहाँ पर होता है, एक्सोनर्मिनल टर्मिनल भी होता है, ठीक है। चलो इसका डायग्राम तो बना हुआ है, मैं डायग्राम पे बता सकता हूँ। कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कहाँ पर बदलते हैं, नर्व एंडिंग पर बदलते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। Which of the following tissue provide control and coordination in animals? एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन कंट्रोल करता है, नर्व्स एंड स्केलेटन, मस्कुलर स्केलेटन, मस्कुलर एंड ट्रांसपोर्ट, नर्वस एंड मस्कुलर, ठीक है। ब्रेन और मसल्स ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन संभालते हैं बॉडी का, ठीक है। चलो दोस्तों असर्शन एंड रीजन आ गए हैं, ठीक है। करते हैं असर्शन एंड रीजन। अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ हार्मोन रिलीज बाय रेगुलेटरी इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। सही बात है, कितना हार्मोन रिलीज होगा और कब रिलीज होगा, ये फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करता है, ठीक। हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपो और हाइपर, मतलब ज्यादा और कम सिक्रीशन ऑफ एनी हार्मोन कैन लीड टू देयर प्रॉब्लम इफेक्ट इन आवर बॉडी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई। कोई भी चीज ज्यादा रिलीज होगी या कम रिलीज होगी, दोनों दिक्कतें कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अमाउंट ऑफ टाइमिंग बिल्कुल सेम इंपॉर्टेंट है, तो ए इसका आंसर है, क्लियर। अब ये असर्शन रीजन का लॉजिक्स जो है वो तुम लगाओगे भाई, मैं डायरेक्ट करा सकता हूँ बस। द टेस्ट ऑफ फूड चेंजेस व्हेन वी हैव ब्लॉक्ड द नोज ड्यू टू कॉमन कोल्ड। कह रहा हमारी क्या नाम है, फूड का पता लगाने का तरीका दिक्कत करता है जब आपको कॉमन कोल्ड हो, क्योंकि नाक बंद है तो आपका एक रिसेप्टर तो बंद हो गया, सही बात है, ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, अबे भाई गस्टेटरी नहीं, ओल्फैक्टरी। स्मेल इज रिलेटेड टू ओल्फैक्टरी, सी एस का आंसर। समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अच्छा सॉरी टेस्ट तो लिखा है, अरे यार सॉरी। द टेस्ट ऑफ फूड चेंजेस व्हेन वी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और गस्टेटरी ये भी सही बात है, लेकिन यहाँ पे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करिए, यहाँ पे गस्टेटरी की बात करिए, तो सही है दोनों, लेकिन एक्सपीरियंस सही से नहीं करते, इसलिए बी, सॉरी एड्रेस ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, स्मेल देखो स्मेल चल रहा था यहाँ पे, स्मेल ही सोच लिया, इसीलिए बोल रहा हूँ प्लीज क्वेश्चन सही से पढ़ना है, मेरी तरफ बेवकूफी मत करना प्लीज, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो एब्सिसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन, सही बात। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब जो स्ट्रेस डालता है, मतलब रोकता है चीजों को, अगर ऐसा कुछ है तो आंसर है हमारा। सिमुलेशन ऑफ एडवर्स कंडीशन, सही बात है, ठीक है। तो सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, ए, स्ट्रेस हार्मोन, और वो काम को रोकता है। एकदम समझ में आ गया। वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है, कोई बात नहीं, करनी तो है यार, ठीक। जो आगे बच्चे बीच में से छोड़ के चले गए होंगे तो क्या ही कर सकते हैं। चलो सॉरी, इसका साइज थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, ठीक है। न्यू प्लांट्स की डेवलपमेंट में कौन मदद करता है, स्टेम, फ्लावर और फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, सही है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन ज़ायगोट टू अ स्पर्म,
ह्यूमन जायकोट और ह्यूमन स्पर्म का रेशियो क्या होता है, 2n होता है या n होता है, तो 1:1 हो गया आंसर। विच इज द पोर्शन ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन, कौन सा ऐसा पोर्शन जिसपे ग्राफ्टिंग की जाती है, ठीक है, तो जस्ट टॉक आता है पर सियोन आता है, ठीक है, उल्टा तो नहीं कह रहा मैं, देख लेना यार एक बार ये, ठीक है। आगे देखो, ये देखो, स्टडी द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, फ्लावर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यार ये तो बहुत आसान है भाई। वाई तो लग रहा है ओवरी, तुम बोल सकते हो ओव्यूल, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा बाहर है, इसलिए मैं ओवरी बोल रहा हूँ क्योंकि पॉइंट थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। ये हो गया पेटल, ये तो सबको पता है यार, ठीक है। वाई हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज एंथर, तो एक्स इज एंथर, एक्स इज एंथर, वाई इज ओवरी, जेड इज पेटल, सही है, डी आंसर इसका, ठीक है। हाँ उल्टा भी हो सकता था, मतलब ये भी हो सकता था ओव्यूल, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा बाहर है, इसलिए मैं उसको डाउट की वजह से उसको ले रहा हूँ। अगर तुमने वो भी लगाया तो वो भी ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन किसी को भी हो सकती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक सेकंड यार, ये बंदा दिक्कत कर जाएगा मुझे लंबी वीडियो की वजह से, थोड़ा सेटअप में दिक्कत है, पैसे आते ही थोड़ा सेटअप बढ़िया करेंगे पहले, है ना। चलो कोई बात नहीं। प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव द लॉज और कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, कह रहा है प्लांट जैसे कि बनाना, रोज, जैस्मिन, इन्होंने कौन सी कैपेसिटी खो दी है, क्या बनाने की खो दी है, सीड्स बनाने की कैपेसिटी खो दी है भाई, ये सीड नहीं बना सकते, तभी तो ये वेजिटेटिव तरीका यूज करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल बाय रूट, स्टेम, लीफ, ऑल ऑफ द अबव, भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप किसी भी चीज से कर सकते हो, ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्व्स बिकॉज, कह रहा है जो ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप होते हैं उनके अंदर ग्रेट सिमिलैरिटी दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, सही बात है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, सही बात है। अक्कर बिफोर सेक्सुअल, बिफोर एंड आफ्टर कहां से आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड आंसर है ये इसका आंसर, ठीक है। लॉजिक के लिए तुम पूरा पढ़ सकते हो आराम से। टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन मैन बिकॉज दे नीड लेस टेम्परेचर, ठीक है, फॉर करेक्ट डेवलपमेंट। Which of the following method of contraception protects from acquiring sexually transmitted disease? सर्जरी से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसफर होंगी, कॉपर टी से भी होंगी, ओरल पील से भी कंडीशन नहीं होगी, सिंपल सा आंसर, क्लियर। याद रखना एसटीडीज के बारे में बात कर रहा है, ये सब कॉन्ट्रासेप्शन को रोक सकते हैं लेकिन एसटीडीज को भी रोके वो वही है। During the process of fertilization in plants, male gamete fuses with egg and the second with the secondary nucleus. This is known as double fertilization. भाई दो फर्टिलाइजेशन हो रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। Length of pollen tube depends on the distance between pollen grain and upper surface of the stigma, गलत बात। pollen grain जहाँ पे गिरेगा, upper surface stigma and ovule, सही बात है भाई। pollen grain जहाँ पे गिरेगा और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है, that is ovule, तो उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा ना, ठीक है। देखो जरा डायग्राम था ही अपने पास, तो pollen grain जहाँ पे गिरेगा और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा ना कितनी लंबी pollen tube बनेगी, है कि नहीं, तो सही आंसर भी ये है। The period of pregnancy is called gestation period, इसका आंसर है ए, gestation period कहते हैं उसे, ठीक है। आगे सुनो, वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स अक्कर थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई वेरिएशन तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ला सकता है भाई, क्लियर है, आंसर इज सी। In human males, all chromosomes are paired perfectly except one. This or these unpaired chromosomes is or are large chromosome, small chromosome, Y chromosome, X chromosome. कह रहा है ह्यूमन मेल के अंदर all chromosomes are perfectly, जिनमें से एक के साथ दिक्कत होती है, वो स्मॉल भी होता है और वाई भी होता है, तो सेकंड एंड फोर्थ इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया सी। कितना आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको, इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन, दिस और दीज अनपेयर्ड क्रोमोसोम, अच्छा स्पेसिफिक्स नहीं पूछ रहा, अनपेयर्ड कौन कौन से, एक्स एंड वाई है, सॉरी गाइस, ठीक है, वो कौन कौन से अनपेयर्ड है, मैं सोच रहा था मेल के पास कौन से होते हैं, मेल के पास पूछते था तो ये दोनों था आंसर, लेकिन वो पूछ रहे कौन कौन से अनपेयर्ड है, तो थर्ड एंड फोर्थ, ये ऑप्शन देख के कंफ्यूज याद आ गया मुझे, देख रहे हो, चलो कोई बात नहीं। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, अरे भाई जनरेशन को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूअस स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, सिंपल सा। द सेल फाउंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का जाइगोट जो होने का। द इमेज शोज द सर्जिकल मेथड, ठीक है, ये ट्यूबेक्टोमी दिखा रहा है डायग्राम, व्हिच इवेंट विल लाइकली टू बी प्रिवेंटेड, मतलब इस मेथड के बाद कौन सा
प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एग वो तो होगा ही होगा क्योंकि वो यहाँ होता है, मैचुरेशन वो यहाँ होता है फैलोपियन ट्यूब में, वो भी होगा। एंट्री ऑफ स्पर्म वो यहाँ से होता है, वो भी होगा। एंट्री ऑफ स्पर्म्स इन द यूट्रस, अच्छा एंट्री ऑफ एग्स इन द यूट्रस, एंट्री ऑफ एग इन द यूट्रस, ठीक है इसका आंसर। क्योंकि भाई प्रोडक्शन होता है ओवरी के अंदर, ये तो होगा। मैचुरेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, ये भी होगा। लेकिन एग्स यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, ये सही है, ठीक है। स्पर्म्स तो एंटर कर ही जाते हैं यूट्रस तक, ठीक। तो डी है इसका आंसर। आगे सुनो। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सिबिट मोर वेरिएशन बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंथी प्रोसेस। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सिबिट मोर वेरिएशन। कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो आते हैं उनके अंदर वेरिएशन ज्यादा होती है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेंथी प्रोसेस है। जेनेटिक मटेरियल दो पेरेंट्स से आते हैं, सही बात है, ये इसका आंसर। सेम ही स्पीशीज के, सेम स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज नहीं, सेम स्पीशीज के दो पेरेंट्स अलग अलग इंफॉर्मेशन आती है, इस वजह से ऐसा होता है। अलग अलग स्पीशीज होगी तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, या फिर हमें आर्टिफिशियल कराना पड़ेगा, उसकी वो बात नहीं कर रहा। व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस लाइक रिप्रोडक्शन व्हिच इज डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव? क्योंकि उसको अपनी पॉपुलेशन बनानी है, अपनी पॉपुलेशन, एनर्जी नहीं मिलेगी, उल्टा एनर्जी वेस्ट होगी, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन करना है क्योंकि ओन काइंड को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक। The number of chromosome in parent of offspring of a particular species remains constant due to halving of chromosome during gamete formation. Halving of chromosome during gamete formation. अच्छा सॉरी, यहाँ पे ड्यूरिंग है, यहाँ पे आफ्टर, मैं कह रहा सेम ही डाउट डाल दिया। तो देखो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग का सेम क्यों रहता है? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, अच्छी तरह पता है तुम्हें ये बात, ठीक है। अब हाफ कब हो जाते हैं? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन या फिर आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन? भाई ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब मेल और फीमेल मतलब मदर और फादर में जब गैमेट्स बन रहे होते हैं तभी क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, ठीक है। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमनली यूज्ड इन अमीबा स्पाइरोगैरा इज दे ऑल रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, सही बात है। दे आर ऑल यूनिसेक्सुअल, अबे भाई रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है तो उनकी बॉडी साइज की बात थोड़ी कर रहा है, तो रिप्रोडक्शन असेक्सुअली। द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन प्रेजेंट इन ह्यूमंस इज 44। अगर वो पेयर बोल देता तो 22 हो जाता, लेकिन अभी उसने पूछा नंबर ऑफ ऑटोसोम्स तो 44 है, पेयर नहीं बोला उसने, याद रखना। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड इज बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट। मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट इतना ज्यादा अवेलेबल होता है कि वो फैलता जाता है। क्लोनिंग इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट, ठीक है। अब मैं इधर की तरफ नहीं आ रहा हूँ, बार बार ये भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है यार। The number of chromosome in parent and offspring of a particular species remain constant due to halving of, अबे यार ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 is repeated. I will correct this problem, ठीक है। fetus is a well developed embryo, developing embryo। fetus एक क्या होता है? developing embryo होता है, ठीक है। well developed embryo तो नहीं होता, well developed embryo होता तो डिलीवरी के लिए तैयार होता है ना। डेवलपिंग एम्ब्रायो होता है, ज़ाइगोट वो होता नहीं है क्योंकि फीटस थोड़ी आगे की स्टेज को कहते हैं, और ज़ाइगोट एक सेल स्टेज को कहते हैं, ठीक है। और मेल गैमेट वो होता नहीं है, तो इसका मतलब डेवलपिंग एम्ब्रायो। ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। अरे एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस पाप हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड भी गलत है, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, सी आंसर है, ठीक। द सीड्स विद टू कोटिलेडोन्स इज कॉल्ड डाइकॉट। असर्शन रीजन आ गया भाई हमारे फेवरेट, ठीक है। तो सुनो, ऑल मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड सेल बाय सेल। सारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स सेल, अबे भाई ये मल्टीसेलुलर सेल बाय सेल डिवाइड करेंगे तो जन्म लग जाएंगे, समझ में आ गया। वो टाइम टू टाइम सेल टू सेल डिवाइड होते हैं, वो बात सही है, लेकिन ये गलत है, तो इसका आंसर देखते के साथ डी हो गया भाई, ठीक। क्योंकि असर्शन ही गलत है तो रीजन क्यों पढ़ूंगा मैं। टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी इन स्क्रोटम। टेस्टिस जो होते हैं बॉडी के आउटसाइड लोकेटेड होते हैं बिकॉज दे नीड लेस टेम्परेचर, अभी बताया था ऊपर। और अगर यही लिखा हुआ है तो सही भी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन लिखा क्या है? टेस्टिस सीक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन, सही बात है। टेस्टिस बॉडी के आउटसाइड लोकेटेड होते हैं, टेस्टिस सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, भी सही है, लेकिन क्यों होते हैं आउटसाइड ये थोड़ी बता रहा है, तो आंसर बी है, बताया था ना। चलो ठीक है, यहाँ तक अब किसी को दिक्कत है तो पूछो, ये भी तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए भाइयों। ठीक है, हेरिडिटी करते हैं, लंबी हो गई वीडियो, कोई बात नहीं।
10 मिनट में खत्म करेंगे इसे। इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स, शेप एंड कलर। भाई शेप एंड कलर मतलब डाइहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड मतलब 9:3:3:1। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ y स्मॉल आर गैमेट फॉर्मेशन इन कैपिटल Y, अबे भाई कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r को क्रॉस कराएंगे, यही है पेरेंट। तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r से, तो स्मॉल y स्मॉल r सबसे कम होते हैं, तो 9:3:3:1 का रेशियो होता है, तो 1 मतलब 25%। याद है? बहुत कितना सिंपल तरीका बताया, देख रहे हो। लेकिन अगर तुमने नहीं पढ़ा क्लास में तो ये नहीं समझ में आया होगा। सिलेक्ट द स्टेटमेंट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीन। जीन की सही बात जो बताता है। जीन से स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस इन डीएनए मॉलिक्यूल, सही बात है। जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, गलत बात है, वो करता है कोड। इन इंडिविजुअल ऑफ अ जीन गिवन स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन पर्टिकुलर क्रोमोसोम, सही बात है। ईच क्रोमोसोम हैज वन जीन, गलत बात है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। हु हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, बॉयज। परफेक्ट, सॉरी गर्ल्स। परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब XX होता है, गर्ल्स के पास होता है, वो गर्ल्स होता है फीमेल, सॉरी। ठीक है। नेम द लॉ विच इज नॉट मेंडल्स लॉ। इनमें से कौन सा मेंडल्स का लॉ नहीं है भाई? लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये गलत है, ये ऐसा कोई लॉ नहीं है। ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होता है। क्लियर? आगे देखो। मेंडल कंडक्टेड हिज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय वर्किंग ऑन द फॉलोइंग। पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, तो देखोगे तुम यहाँ पे कि ये कर्सिव में भी लिखा हुआ है। मैंने बताया था ना साइंटिफिक नेम हमेशा कर्सिव में लिखे रहते हैं, इस पे भी तुम ध्यान देना। ठीक। आगे देखो। 2 पिंक कलर फ्लावर ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट। अच्छा 2:1:1 का रेशियो आया है। द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी डबल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, नो फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसका आंसर होगा। ठीक। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ तभी इतने ज्यादा अलग अलग चीजें आई हैं, वरना सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा होता तो वेरिएशन ही नहीं आती। ये तो सबको पता है, क्योंकि वेरिएशन कब आती है? जब क्रॉस होता है। फ्रॉम बिलो सिलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टर दैट इज एक्वायर्ड नॉट इनहेरिटेड। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो एक्वायर किया जाता है लेकिन इनहेरिट नहीं होता दोस्तों? ठीक है। तो इनहेरिट ना होने वाला कैरेक्टर कौन सा है भाई? साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है। साइज ऑफ द बॉडी, अब इस बॉडी का साइज क्या है, ये कभी भी इनहेरिट नहीं होता, ये आप डेवलप करते हो। ठीक है। लेकिन कलर ऑफ स्किन ये इनहेरिट होगा आपके पेरेंट्स से, आंखों का कलर, बालों का नेचर, ये सब आपके पेरेंट्स से इनहेरिट होगा। ठीक। न्यू स्पीशीज में बी फॉर्म्ड इफ डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस, जर्म सेल, क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन गैमेट। ठीक है। देयर इज नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। कह रहे नई स्पीशीज कब बनेगी भाई? नई स्पीशीज बनने के चांसेस कब होंगे? नई स्पीशीज चांसेस बनने के तब होंगे जब डीएनए में चेंज हो जाए। नई स्पीशीज का मतलब डीएनए में चेंज हो जाए, तभी तो नई स्पीशीज बनेगी। क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए तब नई स्पीशीज बन सकती है। देयर इज नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो नई स्पीशीज बन सकती है भाई? वेरिएशन ही नहीं आएगी तो नई स्पीशीज कैसे बनेगी? गलत है ये। मेटिंग डज नॉट टेक प्लेस, मेटिंग ही नहीं होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और चांसेस डेवलपमेंट के तो 0 हो गए, तो बात ही खत्म। पहला और दूसरा सही है, इसका आंसर ए हो गया। समझ में आया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मेल प्रोजेनी विल बी अ बॉय? भाई 50%, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है क्वेश्चन में। क्लियर? आगे सुनो। A trait in an organism is influenced by paternal DNA, maternal DNA, both maternal and paternal DNA। भाई एक ट्रेट जो है जाइगोट के अंदर फादर मदर, तो करेंगे 12th। ठीक है। तो सुनो यार, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स आर देयर इन अ ह्यूमन? ह्यूमंस के अंदर कितने ऑटोसोम्स होते हैं? ठीक है। अब ऊपर क्वेश्चन जो आया था वो क्या आया था? यहाँ पे पेयर्स पूछा हुआ है, वहाँ पे सिंपल नंबर पूछा हुआ था, तो वहाँ पे हमने 44 आंसर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 22 पेयर्स। वहाँ पे 44 आंसर था ना। ठीक है। तो आगे देखो। The number of sex chromosome in a zygote of a human is, कह रहा है नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक जाइगोट के अंदर कितने होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम 2 होंगे भाई साहब। ठीक है। Which of the following may be used to obtain F2 generation? कह रहा है इन सब में से कौन सा तरीका यूज किया? Which of the following may be used to F2 generation? F2 generation लाने के लिए क्या करते हैं? F1 की सेल्फिंग करते हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है। तो F1 की सेल्फिंग लाइन पेरेंट प्लांट F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा दी जाए। डोमिनेंट रिसेसिव अलील, डोमिनेंट कौन सा होगा, रिसेसिव कौन सा होगा, पोजीशन ऑफ अ फ्लावर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ एक्सिलरी और टर्मिनल क्या होता है। एक फ्लावर, एक मेन स्टेम है, ठीक, उसमें फ्लावर्स मान लो टिप पर ग्रो कर जाए, ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनल। लेकिन अगर एक मेन स्टेम है वो ग्रो करती जा रही है, उसके साइड साइड से फ्लावर निकल रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सिलरी। ठीक। तो जो एक्सिलरी होता है ना वो डोमिनेंट होता है यार, और ये होता है ये रिसेसिव होता है टर्मिनल। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है। इसका ऑप्शन ए है। Which of the following is controlled by a gene? इनमें से कौन सा तरीका जीन के थ्रू कंट्रोल होता है? ठीक। इनमें से कौन सा तरीका जीन कंट्रोल करता है भाई?
तो वेट ऑफ द पर्सन एंड हाइट ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो सिलेक्ट करना है हमें कौन सा चीजें आपके जीन के थ्रू कंट्रोल होती है, तो हाइट भी कंट्रोल होती है और वेट भी कंट्रोल होता है, बोथ सी, ठीक है। देखो कई जगह पे ना तुम्हें वेट के बारे में नहीं लिखा होगा, लेकिन वेट फिर भी एक जगह से कंट्रोल होता है, इसलिए तुम्हें समझना पड़ेगा यार, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकती है कि वो चीज लगा रहा है कोई नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर ये भी हो सकता है, दिमाग लगाना, कहीं कहीं पर हो सकता है कि हाइट ही कंट्रोल रहती है, तो कहीं कहीं पे लिखा होगा बी, ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने तुम्हें जैसे अभी ऊपर बताया था, ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन सा वाला क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था साइज ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी इज अ क्या नाम है, एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। तो एक्वायर्ड ट्रेट है तो उस हिसाब से आंसर नहीं होना चाहिए, तो अगर हम उसी को मान लें तो मैं यहाँ पे उसी के हिसाब से लगा देता हूँ यार, तो उसके हिसाब से क्या होगा, सिर्फ ये होगा, तो इसका ओनली बी आंसर आएगा, ठीक है। सिर्फ हाइट कंट्रोल होती है जीन के थ्रू, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इसका मतलब एक्वायर्ड ट्रेट हो गया वो, सॉरी इनहेरिटेड ट्रेट हो गया वो। मेंडल यूज्ड द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी, जैसे पिंक व्हाइट फ्लावर्स उसने यूज करे थे, राउंड रिंकल यूज करे थे, ग्रीन व्हाइट पॉट कलर यूज करा था, टॉल एंड डॉफ प्लांट साइज यूज करा था, ठीक है। तो पिंक और व्हाइट उसने यूज नहीं करे थे, ठीक है। राउंड एंड रिंकल उसने यूज करा था, ग्रीन और व्हाइट उसने यूज नहीं करते, टॉल एंड डॉफ उसने यूज करा था। तो सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड एंड फोर्थ उसने यूज करा था, सेकंड एंड फोर्थ, एक सेकंड दोबारा पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है, दोबारा देखते हैं। पिंक व्हाइट फ्लावर उसने यूज नहीं करे, राउंड रिंकल पी शेप उसने यूज करा था, ठीक है। ग्रीन और व्हाइट पॉड कलर उसने यूज नहीं करे थे, ठीक है। उसने क्या बोला यार, मेंडल यूज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्ट विजिबल फैक्टर ऑफ गार्डन बी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। टॉल एंड डॉफ प्लांट यूज करे थे, तो फोर्थ यूज करा था, सेकंड एंड फोर्थ तो ऑप्शन ही नहीं है यार, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ है नहीं, लेकिन इसका आंसर सेकंड एंड फोर्थ ही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डालने में गलती हुई है, इसका ध्यान रखना। आगे सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज पॉसिबल प्रोजेनी इन F2 जनरेशन ऑफ प्योर ब्रीड टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड। कह रहा है कौन सा पॉसिबल F2 प्रोजेनी के अंदर निकल कर आएगा, तो यार सारे निकल कर आते हैं इसके अंदर, तो मैं क्या ही बताऊं भाई, चाहे डोमिनेंट डोमिनेंट हो, चाहे रिसेसिव रिसेसिव हो, चाहे डोमिनेंट रिसेसिव हो, हर एक कैरेक्टर निकल कर आता है, अच्छे अच्छे को पता है, ठीक है बात। आगे सुनो, सॉरी सॉरी सॉरी, आगे सुनो, दो इंडिविजुअल है आर एस शॉन इन यूजिंग जियोमेट्रिक शेप्स, देयर सेक्स क्रोमोसोम आर रिस्पेक्टिवली डिनोटेड बाय एक्स दिस एंड वाई, ठीक है। कह रहा है कि दो इंडिविजुअल है मेल एंड फीमेल, ठीक है, उनके जो क्रोमोसोम्स है वो इस तरीके से दिखाए जाते हैं, तो ये है एक कैरेक्टर और एक है दूसरा कैरेक्टर, ठीक है। व्हाट आर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल के क्या होंगे, तो यार सेक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल के क्या होने चाहिए, तुम्हें इसका लॉजिक बताना है, तो दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, तो मेल जो होगा, ठीक है, पहले किसके बताया, मेल और फीमेल बता लेना पहले, मेल, तो जो अलग अलग होगा वो मेल होगा भाई, ठीक है। ये हो गया एक्स और वाई, ये हो गया मेल, ये हो गया मेल, ये हो गया मेल, तो ए तो नहीं है क्योंकि एक्स और वाई दोनों होने चाहिए मेल के लिए, और पहला वाला मेल पूछा हुआ है रिस्पेक्टिवली, तो पहला वाला मेल, तो इनमें से होगा। फिर फीमेल पूछा हुआ है, फीमेल में ये दोनों हो सकते हैं कि नहीं, तो अपने आप ही हट गया, ठीक है। दोनों सेम है, ये मेल के पास ये है और फीमेल के पास वेरिएशन वाला है, तो आंसर हो गया डी, ठीक है। तो 19th का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा। दिमाग लगाना, मैंने क्या बोला भाई, ए हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेल ही देखो होमो दिखा रखा है, मेल हेट्रो होता है, मेल के पास एक्स और वाई होते हैं, ठीक है, तो ये बचे ये, फीमेल के पास दोनों सेम होते हैं, तो ये नहीं हो सकता, क्लियर है, बचा ये दोनों। अब अगर इन दोनों को देखोगे तो इसके अंदर फीमेल के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, इसलिए डी वाला हो गया, ठीक है। आगे सुनो जरा ध्यान से, इफ अब थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो का, लेकिन करते हैं इसको कंप्लीट। इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, कैपिटल R स्मॉल r small क्रॉस विथ रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट, स्मॉल r कैपिटल Y, द सीड प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन विल बी, अरे यार डोमिनेंट डोमिनेंट निकाल लो इसमें से R निकालो डोमिनेंट, ठीक है, तो स्मॉल r आएगा, उसमें से Y निकालो, स्मॉल y आएगा, तो राउंड एंड येलो इज आंसर सी। ये तो बच्चा अच्छा बता देगा, है ना, क्योंकि जो F1 जनरेशन होती है डायहाइब्रिड क्रॉस में, उसमें डोमिनेंट आते हैं, F2 में डोमिनेंट रिसेसिव सब आते हैं उसके अंदर, ठीक। आगे सुनो, PQRS पता लगाना है हमें, ठीक है भाई, PQRS पता लगाना है इसके लिए, ठीक है। मेल के गैमेट क्या होंगे भाई, एक्स और वाई होंगे, फीमेल के गैमेट क्या होंगे, एक्स एक्स होंगे, डॉटर आ रही है तो एक्स एक्स होगी, सन आ रहा तो एक्स वाई होगा, तो P इज एक्स एक्स, सॉरी एक्स वाई, P इज एक्स वाई, यहाँ पर है, Q इज एक्स एक्स, Q इज एक्स एक्स, ये भी है, R इज एक्स एक्स, R इज ये आंसर, ठीक है, ऐसे एक्स वाई, सही है, कोई दिक्कत, ये तो बहुत आसान था, कंफ्यूज करने के लिए चार्ट दे दिया है। अ मैन विथ हेट्रो
ब्लड ग्रुप ए, हेट्रो ब्लड ग्रुप ए हो, तो इसका मतलब आई ए एंड आई ब्लड ग्रुप बी ओ से रिएक्ट कर, अरे भाई ए भी होगा और ओ भी होगा, तो ए और ओ के चांसेस है, ठीक, तो इसका आंसर हो गया डी। Humans have two different sex chromosomes X and Y. Based on Mendel's law, a male offspring will inherit which combination of chromosome? मेल के पास क्या होगा, both X chromosome, गलत बात, both Y chromosome, गलत बात, a combination of X from either of its parent or combination of X and Y from either of its parents, सही बात है, डी आंसर है। तो X और Y आने के, मेल के पास X और Y आने के दोनों के बराबर चांसेस है, दोनों इधर पेरेंट्स है, मेल से फादर से X आ जाएगा, मदर से Y आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में भी कंफ्यूज किया हुआ है, क्वेश्चन में तो नहीं रहा था, ऑप्शन में भी कंफ्यूज किया हुआ है, ठीक है, ये देखो, लेकिन इसका आंसर क्या है, अनडाउटेडली डी। क्लियर, आगे सुनो, ह्यूमन ऑफस्प्रिंग सेक्स इज डिटरमाइंड थ्रू फादर सेक्स क्रोमोसोम, सही बात है भाई, फादर के सेक्स क्रोमोसोम से पता लगता है कि वाई आ रहा है एक्स आ रहा है। इफ टू पेरेंट्स हैव द जीनोटाइप ए एंड स्मॉल ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जीनोटाइप इन F1, डोमिनेंट डोमिनेंट रिसेसिव रिसेसिव मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रिसेसिव वाले का आना इज अ 0% चांस, नन ऑफ दिस, सी आंसर है इसका, बिना कुछ सोचे समझे, है कि नहीं। आगे सुनो, असर्शन रीजन आगे भाई, ठीक, असर्शन रीजन को करते हैं। पहला देखो, चेंजेस इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू कैन बी पास ऑन द डीएनए, भाई नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू में कोई चेंज हो और वो पास हो जाए, ऐसा हो सकता है, गलत, असर्शन ही गलत है भाई। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर चेंज हो रहा है तो वो एक्वायर्ड ट्रेट है, एक्वायर्ड ट्रेट ट्रांसफर होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। तो असर्शन पढ़ते ही समझ में आ गया, छोड़ो उसको, फिर आगे। Mendel chose a number of varieties of garden peas as pea plant for his experiment. Garden pea has well-defined well characters, was bisexual. दोबारा देख लेते हैं। Mendel chose a number of varieties for pea plant, सही बात है। Mendel ने pea plant को इसलिए select करा क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ चेंजेस दिखाई दे रहे थे, और उस वो बाइसेक्सुअल भी होता है, उसका एक रीजन भी बता दिया, सही बात है। पहली स्टेटमेंट में बताया कि उसने pea plant को क्यों सिलेक्ट करा, दूसरे में उसने एक पॉइंट उसका वो भी बता दिया कि क्यों सिलेक्ट करा, तो दोनों चीजें सेम चीज को बता दी और एक्सप्लेन भी कर दी है, इसलिए ये आंसर हो गया। The sex of a child in human beings will be determined by the type of chromosome he or she inherits from father, बिल्कुल सही बात है। If a child inherits X from his father, सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्लियर, तो बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, और सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, ए। बचा 29, acquired trait cannot be passed on from one generation to next generation, सही बात, acquired trait एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर नहीं हो सकता। Inaccuracy during DNA copying of acquired trait is minimum, भाई पागल हो गया है क्या, कह रहा है भाई मिनिमम होती है डीएनए कॉपी होते समय, इनएक्यूरेसी गलती का होना मिनिमम है, गलत भाई मैक्सिमम है, भाई गलती बहुत ज्यादा हो सकती है, डीएनए कॉपी उसमें गलती हो सकती है, तो रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज ट्रू, सी आंसर। असर्शन, व्हेन प्योर ब्रीड टॉल प्लांट्स आर क्रॉस विद प्योर ब्रीड शॉर्ट प्लांट, ऑल द प्लांट्स इन F1 जनरेशन आर टॉल, सही बात है। When the tall F1 progeny cross in the F2 reappear F2, बिल्कुल सही बात है। Traits are independently inherited, बिल्कुल सही बात है भाई। वो ये कह रहा है कि जब आपने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस कराया वन में तो सारे टॉल निकल कर आए, फिर उनको जब आपने क्रॉस करा दिया तो F2 के अंदर रीअपियर हो गए शॉर्ट, ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रेड जो होते हैं इनहेरिटली आगे जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कैपिटल के वाले के साथ है कैपिटल वाले के साथ ही रहेगा, सही से एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है भाई। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि हर एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है, अपने आप काम करेगा, और जब डोमिनेंट के साथ आएगा तो डोमिनेंट वाला असर दिखाएगा, रिसेसिव के साथ आएगा रिसेसिव वाला असर दिखाएगा, खत्म बात, क्लियर है बात। अब सुनो जरा ध्यान से, ये हो गया यार सारे कंप्लीट, ठीक, हमने सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और एनवायरनमेंट के डाले नहीं है जानबूझ के, क्योंकि और एनवायरनमेंट चैप्टर में से एमसीक्यूज का आना मुश्किल है और वो ईजी आते हैं, ठीक, बिना वजह और लंबी वीडियो हो जाती, ठीक है। ऐसे ही हम बायोलॉजी का कर लिया हमने, ऐसे हम फिजिक्स के साथ करेंगे, ऐसे हम केमिस्ट्री के साथ करेंगे। आई होप तुम एंड तक रुके हुए हो, ठीक है। जो नहीं रुका हो उसके लिए क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सॉल्व करके आने हैं यार, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, मजे करते हैं यार, फोड़ेंगे, मस्त नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। बस मेहनत करते रहो, एग्जाम जो है हमारा साइंस का उसमें अच्छे से करना है, पूरे साल मेहनत करी हमने इन 3 घंटों के लिए, ठीक है। और मैं पूरे दिन लगा हुआ हूँ, ठीक है, तुम्हें पूरा शेड्यूल भेज दिया गया है कि कल क्या होना है, कल क्या होना है, कल क्या होना है, ठीक है। तो हर क्लास का डिस्क्रिप्शन वीडियोस में मिल जाएगा तुम्हें कि अगली क्लास में क्या होना है, बाकी बस करो, फिर उसके बाद बढ़ते आगे, बाय बाय, है ना, चलो।